सभी को नमस्कार। मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे हायर पेंशन स्कीम के बारे में। क्या आप एलिजिबल है और क्या आपको इसे चुनना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मृण अग्रवाल हमारे साथ है। मृण, शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप हमें बता सकते हैं कि ये हायर पेंशन स्कीम क्या है और कैसे काम करता है? बिल्कुल अवनी। तो आजकल ये हायर पेंशन के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है और काफ़ी लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हम हायर कंट्रीब्यूशन करें कि ना करें। तो सबसे पहले तो ये मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम की तरफ, वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उसमें से 8.33% ईपीएस की तरफ जाता है और 3.67% ईपीएफ व्हिच इज़ एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड की तरफ जाता है। अब ये जो 8.33% जा रहा था, ये आपका टोटल बेसिक के ऊपर नहीं था। देयर वाज़ अ स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग ऑफ 15,000 व्हिच मीन्स कि महीने का ओनली 1250 रुपीस वाज गोइंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो इसकी वजह से जो आपको पेंशन रिटायरमेंट में मिल रही थी, वो भी कम थी, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन जा रहा था वो भी कम था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए आप 8.33% ऑफ योर बेसिक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। द स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग डजंट नीड टू अप्लाई, राइट? सो दिस इज व्हाट द होल चेंज इज अबाउट एंड इसको करने के लिए अभी टाइम बढ़ा दिया गया है। अभी आपको जून 26 तक टाइम है इसके लिए ऑप्ट इन करने के लिए। जी बिल्कुल मृण। तो जिसने हायर पेंशन स्कीम चुना हो और जिसने नहीं लिया हो, अंतर क्या होगा? अगर आप एक उदाहरण के जरिए समझा सकते हैं। तो अंतर यही है कि अभी अगर हम देखेंगे, सपोज किसी की बेसिक पे 40,000 रुपए महीने की है, तो अभी उनके लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईपीएस में जा रहा है वो है 1250 और जो ईपीएफ में जा रहा है वो है ₹3,550। अभी अगर आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करते हैं, तो ये जो 3,550 ईपीएफ में जा रहा है वो घट के जाएगा आपको ₹1,468 और जो अमाउंट ईपीएस में जा रहा है वो बढ़ जाएगा और ₹3,332 जाएगा ईपीएस में। सो बेसिकली ईपीएफ में अकाउंट अमाउंट कम होगा और ईपीएस में अमाउंट ज्यादा होगा और इसकी वजह से जो आपको पेंशन मिलेगी वो भी आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको तकरीबन 7,500 रुपए महीने की पेंशन मिल सकती है और अगर आप ऑप्ट करते हैं तो करीब आपको 20,000 तक की पेंशन मिल सकती है, राइट? सो ये ही फर्क है इन दोनों फैक्टर्स में। बट जो सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि भले ही पेंशन आपकी बढ़ रही है, जो आपका ईपीएफ में जो अमाउंट अक्यूमुलेट होता है और जो ये अमाउंट टैक्स फ्री अमाउंट आता है, ये आपका घट जाएगा। तो मतलब एक तरफ से आपको बढ़ोतरी होगी और एक तरफ से घटेगा भी। जी बिल्कुल, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है एलिजिबिलिटी का, कौन-कौन ये स्कीम को चुन सकता है? जो एम्प्लॉइज ईपीएफओ के मेंबर्स थे प्रायर टू सितंबर 1 2014 एंड जो हायर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, दे आर एलिजिबल। जो जिन लोग ने पहले अप्लाई भी नहीं किया था बट अगर वो एंटाइटल्ड थे, दे आर आल्सो एलिजिबल। बट पीपल हु वर ओनली कंट्रीब्यूटिंग अप टू द मिनिमम बेसिक वेज लिमिट ऑफ 15,000 आर नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल। जी। तो फाइनली किसी को तय कैसे करना चाहिए कि क्या ये जो हायर पेंशन स्कीम है मेरे लिए सही है या नहीं? आई थिंक ये आपके कंफर्ट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए।
अगर आप अपने आप से, अगर आपको एक लमसम टैक्स फ्री अमाउंट आ रहा है और आप अपने आप से उसका निवेश कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं और आप रेगुलर इनकम खुद के लिए जनरेट कर सकते हैं, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप ईपीएफ में ही बने रहें और मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ ना बढ़ाएं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को इसमें सहूलियत होगी कि मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है और मतलब मेरे को इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगा मुझे, तो और अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है ये सब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वगैरह करने के लिए, तो आप जरूर हायर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस करें। सो यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन जहां आपका कंफर्ट फैक्टर ज्यादा होगा। बिल्कुल। और मैंने एक आखिरी सवाल, अगर हम इसकी तुलना एनपीएस से करें तो वो कैसे होगा और आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? तो एनपीएस में भी आपको रिटायरमेंट के बाद आपको एक पेंशन मिलती है। बस ये एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो ये है कि ईपीएफ में आपको फिक्स रिटर्न आ रहा है और एनपीएस में आपको फिक्स रिटर्न नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। बट एनपीएस के एडवांटेज ये है कि वो बहुत ही लो कॉस्ट है, उसमें आपको इक्विटी एक्सपोजर मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड हो सकता है जिसके ऊपर आपको पेंशन आएगी, राइट? तो वो रिटायरमेंट कॉर्पस जो आप बिल्ड करेंगे, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन व्हाट यू विल मेक इन द ईपीएफ, क्योंकि इसमें आप इक्विटी एक्सपोजर ले रहे हैं। और इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक्टिव इक्विटी का एक्सपोजर लीजिए, क्योंकि एक्टिव इक्विटी में ज्यादा इक्विटी एलोकेशन रहता है एंड देन यू हैव चांसेस कि आपका जो रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है इन द लॉन्ग टर्म, सर्टनली जो आपका कॉर्पस है लॉन्ग टर्म में, इट कैन बिल्ड अप टू अ वेरी गुड कॉर्पस। जी बिल्कुल। मृणा, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।